Hello friends, I am Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman. I am back again with you on my YouTube channel Brigadier Guides You on VR1. पर आज भाग 2 में हम देखेंगे कि उस दिन जलियांवाला बाग में एग्जैक्टली क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे कैसे जनरल डायर ने किया और कौन से वो समय थे जब जनरल डायर अगर चाहता तो इस हत्याकांड को रोक भी सकता था। उस दिन जलियांवाले बाग में 15 से 25 हज़ार तक लोग खड़े थे। अचानक लोगों के ऊपर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक हवाई जहाज़ बाग के ऊपर से एक नीची उड़ान भरते हुए जा रहा था और उसके एक पंख पर एक झंडा टंगा हुआ था और उस वक्त लोगों ने वो हवाई जहाज़ कभी पहले देखा ही नहीं था। वो शायद अंग्रेज़ों की तरफ से या डायर की तरफ से एक रिकॉनेसेंस मिशन था, देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही उन लोगों ने वो वहाँ पे जहाज़ देखा तो उन्होंने वहाँ से हट जाने में ही अपनी खैर समझी। हालांकि लोगों की भारी बूटों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और सेकंडों में उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग के सारे संकरीले रास्तों में 50 से ज़्यादा सैनिक आ गए और वो दो की फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी एक ऊंची जगह पर और फैलने लगे। तो जब ऐसा हुआ तो भीड़ का एक हिस्सा चिल्लाया, आगे आगे भागो, और वहाँ से वो बाहर जाने के लिए उठने लगे। तभी एक आवाज़ आई, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। परंतु उसी वक्त जनरल डायर की आवाज़ सुनाई दी, गुरखा इज राइट, क्योंकि वो गुरखा ट्रुप्स थे। और उसने सडनली क्या हुआ कि 25 गुरखा ट्रुप्स और 25 बलूच सैनिकों ने, आधे लोगों ने बैठकर, आधे लोगों ने खड़े होकर अपनी बंदूक के साथ पोजीशन ले ली और फिर डायर ने बिना एक सेकंड भी गवाए आदेश दिया, फायर। तो उस फायर के ऊपर सैनिकों ने निशाना लिया और बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उसके लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और चारों तरफ लोग मरने लग पड़े, घायल होकर नीचे गिरने लग पड़े। तो घुटनों के बल बैठे हुए सैनिक चुन चुन पर उनका निशाना लगा रहे थे, कोई भी गोली बर्बाद नहीं करी गई। तो जनरल डायर ने जो हुक्म दिया कि वो अपने बंदूक को रीलोड करें और फिर से फायर करें और जिस तरफ ज़्यादा भीड़ है उस तरफ ज़्यादा फायर करें। तो लोग डर कर हर दिशा में भागने लगे, लेकिन भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिला क्योंकि जनरल डायर ने वो सारे रास्ते तो बंद कर दिए थे। सारे लोग संकरी गलियों के प्रवेश द्वारों पर जाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे और डायर के सैनिकों ने इन्हीं को अपना निशाना बनाया और इसकी वजह से वहां पे कई लाशें गिरती चली गईं। कई लोगों ने दीवार पर चढ़ के भागने की कोशिश की, सैनिकों ने उसको भी निशाना बनाया। तो वहां पे भीड़ में मौजूद कुछ पूर्व सैनिकों ने भी चिल्लाकर लोगों को बोला, लेट जाइए, लेकिन ऐसा करने वालों को भी पहले से ही पोजीशन लिए हुए गोरखों ने नहीं बख्शा और इस तरह से लाशों के अंबार लग गए। और ये कहानी सिर्फ जलियांवाला बाग तक या सिर्फ जनरल डायर तक ही सीमित नहीं है। इसमें डायर का एक और साथी भी उस दिन उसके साथ था जो उसके बगल में खड़ा था और ये सब देखते हुए उसको हिलाया और बताया कि भाई अब बहुत हो चुका है और ज़्यादा मत करो। परंतु डायर ने उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और वहाँ एक अंग्रेज़ एसपी राहिल भी मौजूद थे और उन्होंने बाद में जब हंटर कमेटी के सामने ये मुकदमा चला तो वहाँ उन्हें गवाही देते हुए कहा कि सारी हवा में लोगों के भागने की वजह से पैदा हुई धूल और खून ही खून था और किसी की आंख में गोली लगी थी, किसी की आंतड़ियाँ बाहर आ गई थी और हम इस नरसंहार को देख नहीं पाए और बाग से बाहर चले आए। 10 मिनट तक लगातार गोलियाँ चलती रही। डायर के सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियाँ फायर की और लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि डायर और उसके साथियों ने बाद में हंटर कमेटी को बताया कि उन्होंने सैनिकों से फायर रुकवाने के लिए बहुत मुश्किल आई क्योंकि उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद ये बात सुनकर आज भी आपकी रूह काम जाएगी कि ना जाने भगवान ने उस जालिम को किस मिट्टी का बनाया था और वो इतना सब करने के बाद भी उसके माथे पे एक शिकन तक नहीं आई। जैसे ही गोली चलाना रोकने का आदेश दिया गया, सैनिक उतनी ही तेजी से बाहर चले गए जिस तेजी से वो अंदर आए थे। उस रात जलियांवाला बाग में मरने वालों की कोई डॉक्टरी सहायता नहीं मिली, कोई डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल था, ना ही लोगों को अपने मृतकों या अपने घायलों को मैदान से बाहर निकालने की इजाज़त दी गई। मतलब खून केवल जलियांवाला बाग में नहीं बहा, खून उस वक्त पूरे अमृतसर में बहा जो अपने लोगों की मदद करना चाहते थे पर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। अगले दिन सुबह तक बाग के ऊपर चीलें उड़नी शुरू होगी ताकि वो नीचे पड़ी हुई लाशों और घायल व्यक्तियों पर हमला कर सकें और उनका गोश्त खा सकें।
गर्मी थी इसलिए लाशें सड़नी शुरू हो गई। और इस घटना के लगभग 3 महीने बाद भी जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल वहां जांच करने के लिए पहुंचा तो उन्होंने भी पाया कि वातावरण में अभी भी लाशों के सड़ने की दुर्गंध मौजूद थी। इस बीच जलियांवाला बाग में नरसंहार करने के बाद जनरल डायर शाम 6:30 बजे के आसपास अपने कैंप पहुंचा और उसने वहां पर पूरे शहर की बिजली और पानी कटवा दी और रात 10 बजे एक बार फिर दौरा किया ये देखने के लिए कि लोगों को घर से बाहर निकलने का आदेश जो वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, घर से ना निकलने का आदेश पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए इतनी क्रूरता और क्या इतनी क्या बात हो सकती है कि लोगों के बच्चे, रिश्तेदार, बुजुर्ग जलियांवाला बाग में घायल, तड़प या मर रहे थे और लोगों को उनकी मदद करने के लिए बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। डायर को उस रात सड़क पर एक शख्स भी नज़र नहीं आया, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था। लेकिन वहाँ एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था, लोगों में भीषण रोष था। शुरू में तो ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े हत्याकांड का कोई संज्ञान ही नहीं लिया, लेकिन जब खबरें फैलना शुरू हुई तो उन्होंने इसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया। और आपको सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि ब्रिटिश सरकार की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी कहा गया कि ये आदमी जनरल डायर ने तो भारतीय साम्राज्य को बचाया था जब तक डायर अपना पद छोड़ चुके थे। और वहाँ के दक्षिणपंथी तत्वों ने डायर के लिए एक फंड भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उसके लिए 26,000 पाउंड भी जमा किए। और बाद में डायर की 1927 में मृत्यु होगी और फिर उन्हें सैनिक सम्मान भी दिया गया। तो ये क्रूरता थी ब्रिटिश सरकार की। वाह रे अंग्रेजी सरकार, तेरे भी रूप निराले हैं। तुझे उन मासूमों में अपने कातिल दिखे और एक कत्लेआम मचाने वाले शैतान को आपने सरकार का हितैषी समझा। और जलियांवाले बाग में उस दिन शहीद होने वाले सभी माओं को, बहनों को और अपने साथियों को मैं नमन करता हूं और उनकी याद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब युवा उसको देखें, इस चीज़ के बारे में जानें, अपने इतिहास के बारे में जानें। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग में जाएंगे तो जितने भी गोलियों के निशान हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं। वो जो वहाँ पर कुआं है वो प्रिजर्व किया गया था और उसके अंदर जितने एक म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे सारे के सारे अवशेष, चिन्ह, जो पुराने फोटोग्राफ्स और वहाँ की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है। और ये जलियांवाला बाग, जब भी कभी आप अमृतसर जाते हैं दरबार साहब में, हरमंदिर साहब में दर्शन करने के लिए, ये उसके बगल में ही है। और ये आप वहाँ से निकलने के दर्शन करने के बाद आप इसमें भी जा कर के वहाँ पे उस दिन के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उस दिन हिंदुस्तान में हुआ क्या। तो ये थी कहानी जलियांवाला बाग की। और आज चूँकि बैसाखी का पर्व है, हर्षोल्लास का भी टाइम है, परंतु हमें इन लोगों की जो कुर्बानी है उसको नहीं भूलना है और उनको एक श्रद्धांजलि देनी है। और इसलिए शत नमन और सबके साथ मिलकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।